हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस क्लासेस। तो हमारी क्लास 10 साइंस की जो क्लास चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते, जिसमें हमने अम्ल पढ़ा था, अम्ल को पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम क्षारक पढ़ रहे थे, तो क्षारक के प्रकार पढ़ लिए थे, क्षारक के भौतिक गुण पढ़ चुके थे। तो अब आगे इसमें हम क्षारक के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्षारक के भौतिक गुण में हमारी फर्स्ट हेडिंग है धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी क्षारक जब धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातुओं के साथ क्या होता है। जब समझते हैं जब कोई भी क्षारक धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है प्रबल क्षारकों के साथ। यानी जब कोई धातु प्रबल क्षारकों के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। जब प्रबल क्षारक धातुओं के साथ अपक्रिया, जब प्रबल क्षारक की धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है, धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है, धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं। मतलब मैंने वही चीज बताई कि जब क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा Zn + 2NaOH। तो इसके साथ हम रिएक्शन, ये हमारी Zn धातु हो गई, NaOH हमारा क्या हो गया, क्षारक हो गया। तो जब इसके साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या उत्पन्न होता है, Na2Zn OH का होल ट्वाइस प्लस H2। ये हमारा बनेगा Zn से सेम Zn निकल आया, N2 2Na था, N2 हो गया और O2 प्लस H2। तो हमारी यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब धातु के साथ क्षारकों की अपक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है, हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जब क्षारकों की धातुओं से अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए सेकंड समझते हैं हम। तो सेकंड हमारी है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। जब धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। तो जब क्षारकों की धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। यानी जब किसी भी धातु को क्षारक के साथ अपक्रिया कराओगे तो लवण तथा जल बनेगा। तो सेम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्षारकों की, जब क्षारकों की अधातु ऑक्साइडों से अपक्रिया कराई जाती है, से अपक्रिया कराई जाती है तब ये लवण व जल का निर्माण करते हैं, वही चीज़ है जो मैंने बताई कि जब क्षारकों की अधातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो जल तथा लवण का निर्माण होता है। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा NaOH 2NaOH प्लस CO2। ये हमारी कैसी अधात्विक ऑक्साइड, जिसके साथ रिएक्शन कराई जाए तो हमारा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2।
जब हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हमारी जल लवण तथा जल का निर्माण होता है। Na2CO3 लवण हो गया और H2 हमारा जल हो गया। तो जब किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अम्लों के साथ अपक्रिया। जब क्षारकों की अम्लों के साथ अपक्रिया होती है तो क्या प्रभाव मिलता है, यानी क्या बनता है। तो मैंने देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अम्ल क्षारकों की अम्लों के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होती है, ये नॉर्मल हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती है। अम्ल और क्षारों की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, या इस अपक्रिया को उदासीन अपक्रिया कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं उदासीन अपक्रिया तो उसमें यही होता है कि अम्ल तथा क्षारकों की अपक्रिया कराई जाती है। तो समझ लेते हैं। क्षारक अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्षारक अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। यह अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब जब क्षारकों के साथ अम्लों की अपक्रिया कराई जाती है तो लवण व जल बनता है और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा NaOH प्लस HCl, ये हमारा क्षारक हो गया और ये हमारा अम्ल हो गया। जब इनके साथ अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या लवण तथा जल का निर्माण होगा, यानी NaCl, ये हमारा लवण बन गया, Na मिलके ये Na और Cl मिलके लवण हुआ, HOH मिलके H2 हो गया, ये जल बन गया। तो ये हमारा लवण हो गया और ये जल हो गया। और ये अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षारों की अपक्रिया कराने पर लवण व जल का निर्माण होता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो हमें क्षारकों के भौतिक गुण में ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बस 3 ही को पढ़ना था। हालांकि और भी है, उनसे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 ही पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे रासायनिक गुण। तो मैंने आपको 3 करा दिए, ये बहुत इतना ही बहुत सफिशिएंट है। तो आगे हम पढ़ते हैं, जो हमारा यहाँ के साथ हमने अम्ल को खत्म कर चुके हैं और क्षार को खत्म कर लिया था, क्षारक को। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारे हैं सूचक। तो आगे पढ़ते हैं सूचक क्या है। तो सूचकों की मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन के अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। मतलब किसी पदार्थ की उपयोग है, उसका अनुमापन किया जाए कि अंतिम बिंदु क्या है या उदासीन निर्धारित कैसे किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जिससे हम निर्धारित कर सकें कि इसका अंतिम मापन बिंदु क्या है या उदासीन बिंदु क्या है, किस बिंदु पर ये उदासीन होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल कंफर्म हुआ 2 लाइनों की डेफिनेशन कि किसी पदार्थ की अंतिम बिंदु जब निर्धारित कर अनुमापन का अंतिम बिंदु निर्धारित करते हैं या उदासीन बिंदु क्या उसे पता करने के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार की बात की जाए तो सूचक के 4 प्रकार होते हैं। तो आगे चलिए मैं आपको सूचक के प्रकार भी दिखाता हूँ। सूचक के प्रकार की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया सूचक के 4 प्रकार होते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक सूचक, सेकंड है हमारा संश्लेषित सूचक, थर्ड है गंधयुक्त सूचक और फोर्थ है सार्वत्रिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं, संश्लेषित जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं या कृत्रिम निर्मित हैं, और गंधयुक्त सूचक जिसमें गंध आती है, और सार्वत्रिक सूचक अलग से दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये 4 प्रकार रखने, हालांकि ये सूचकों के प्रकार को कभी पूछा नहीं जाता, ना ही डिफाइन करना होता है, तो उसमें हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस ये समझ लेते हैं सूचक के 4 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक और सार्वत्रिक सूचक। तो यहीं इसे खत्म करते हैं। सूचक के बारे में कुछ ज़्यादा पूछे हो सकता है तो डेफिनेशन पूछे या सूचक के प्रकार पूछा जा सकते हैं। तो आगे हम इसे यहीं एंड करते हैं, लेकिन आगे हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा लवण। तो मैं आप लोगों को लवण के बारे में बता दूं कि जब अम्ल और क्षारकों की अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, उदासीनीकरण होती है। उदासीनीकरण के साथ ही क्या होता है, लवण बनता है। जब मैं अभी पीछे एग्जाम्पल करा रहा था, मैंने जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया पढ़ाई थी तो उसमें क्या था, लवण व जल बनते हैं। तो लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षारकों की जो क्रिया होती है उनका परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, लवण। तो चलिए फिर डेफिनेशन भी देखते हैं।
तो मैंने वही चीज़ लिखी थी शॉर्ट, हालांकि लिखने के लिए बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं लिखा, लेकिन मैं आसान शब्दों में लिखी, लवण अम्ल एवं क्षारकों के उदासीनीकरण अपक्रिया का आयनिक उत्पाद है। मतलब जब अम्ल और क्षारकों की अपक्रिया कराई जाती है तो जो परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, लवण। हालांकि जल भी निकलता है तो उस लवण को उस हिसाब से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ZnSO4, तो Zn डबल पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव। इसकी एक सरल डेफिनेशन और बना सकते हैं कि जब किसी अपक्रिया में या जब किसी पदार्थ के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो H पॉजिटिव के अलावा भी कोई धनायन दे और OH नेगेटिव के अलावा कोई ऋणायन देता है तो वो क्या कहलाते हैं, वह अपक्रिया में जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं Zn डबल पॉजिटिव दे रहा है, SO4 डबल नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ क्या है, H पॉजिटिव के अलावा भी धनायन अलग है, यहाँ OH नेगेटिव के अलावा भी ऋणायन है। तो जिस अपक्रिया मतलब जिन वे पदार्थों में जिनमें OH वे यौगिक जिनमें OH के अलावा OH नेगेटिव के अलावा अलग ऋणायन पाए जाएं और H पॉजिटिव के अलावा अलग धनायन पाए जाएं तो वो लवण कहलाते हैं। नहीं तो आप आसान शब्दों में इतना समझ लीजिए कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है वही हमारे लवण कहलाते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं लवण के प्रकार। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हो लवण के 3 प्रकार हैं, अम्लीय लवण, उदासीनी लवण और क्षारकीय लवण। तो मतलब अम्लीय लवण, उदासीनी लवण है, क्षारकीय लवण। तो मतलब जो अम्लीयता दर्शाते हैं वो अम्लीय लवण, जो क्षारीय दर्शाते हैं क्षारीय लवण, और जो उदासीनता दर्शाते हैं वो उदासीन लवण। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले हम इससे डिफाइन कर लेंगे कि अम्लीय लवण क्या होते हैं। तो हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ अम्लीय लवण क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जो अम्लीय लवण होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, प्रबल अम्ल की अपक्रिया जब दुर्बल क्षारकों के साथ कराई जाती है तो परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। सीधी सी बात है, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षारक की जब अपक्रिया कराई जाए तो जो परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होगा वो हमारे अम्लीय लवण प्राप्त होंगे। जैसे NH4Cl होता है, NH4Cl की मैंने नीचे रिएक्शन कराई तो आप देख सकते हो, जब HCl क्या हो गया, हमारा प्रबल अम्ल हो गया, NaOH दुर्बल क्षारक हो गया, तो इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा NH होगा, गलती से हो गया, NH4, ये गलत लग गया, यहाँ NH4 होगा। जब HCl की अपक्रिया NH4OH के साथ कराई जाती है तो क्या निकलता है, हमारा NH4Cl लवण बन गया और ये H2O निकल गया। तो ये कैसा है, अम्लीय लवण है, ठीक। और Cl और H2O अलग निकल जाता है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम अम्ल के प्रकार जो उदासीनी लवण रहेंगे या क्षारकीय लवण रहेंगे तो इन्हें कन्फर्म करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।